नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमे दरबार पर। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी जादू टोने से भागता रहा, मरने के बाद एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाए जहां जादू ही हकीकत है। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार मानवा अकेडमीज अंडरकवर प्रोफेसर के पहले चैप्टर की। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हिलाकर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर एमसी के पिछले जीवन से। बचपन में उसके पिता की मौत हो गई थी। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी कि उसमें एक शैमन यानी ओझा या तांत्रिक बनने के गुण हैं और आत्माएं उसकी रक्षा कर रही हैं। अगर उसने ये रास्ता नहीं चुना तो उस पर भारी मुसीबत आएगी। लेकिन हमारे एमसी ने यह सब बकवास समझा। उसने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और एक सफल इंसान बना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक भयानक ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। मरते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ सही थी। मरने के बाद वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई जादुई दुनिया में रीइंकारनेट हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है वर्तमान में। हमारा एमसी एक ट्रेन में सफ़र कर रहा है जो एम्पायर्स कैपिटल जा रही है। यहाँ उसने अपना नाम जराड बताया है। उसी के केबिन में उसकी मुलाकात एक और शख्स से होती है जिसका नाम है लूगर चेलीसी। असली लूगर एक गिरा हुआ कुलीन यानी फॉलन नोबल है, जिसे प्रतिष्ठित स्यूरन एकेडमी में एक नए प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। वो बहुत ही शरीफ और थोड़ा नर्वस इंसान है। बातों बातों में पता चलता है कि देश में अभी अभी एक गृह युद्ध यानी सिविल वॉर खत्म हुआ है। लोग कह रहे हैं कि राजकुमारी को जीत दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक महान मर्सनरी मैकियावेली था। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि वो मैकियावेली कोई और नहीं बल्कि वही है। ये उसकी कई पुरानी पहचानों में से एक थी। तभी अचानक ट्रेन पर एक जोरदार हमला होता है। खिड़कियां टूट जाती हैं और दुश्मन अंदर घुस आते हैं। लूगर को लगता है कि ये अमीर यात्रियों को लूटने आए डाकू हैं। हमारा एमसी आगे बढ़ता है और एक हमलावर को अपनी जादुई ताकत से तुरंत पैरालाइज कर देता है। वो उससे पूछता है कि उनका मकसद क्या है, लेकिन हमलावर हंसते हुए कहता है, तुम जैसे गंदे लोगों को मरने का ही हक है, और खुद को एक बॉम्ब की तरह उड़ाने यानी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। असली लूडर चिल्लाता है, मिस्टर जेरार्ड वहां से हटो, और एक जोरदार धमाका होता है। धूल और धुएं के बीच हम देखते हैं कि हमारा एमसी सुरक्षित है, लेकिन वो अपनी ड्रेस खराब होने से नाराज है। वो कहता है, मैंने इस पर बहुत पैसे खर्च किए थे। लेकिन असली लूगर चलीसी का क्या हुआ? क्या वो जिंदा बचा, या यहीं से हमारे एमसी को मिलेगी एक नई पहचान? यही वो पल है जहां से ये कहानी अंडरकवर प्रोफेसर में बदल जाती है। आगे क्या हुआ? ये एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था, लेकिन भाई मुसीबत तो जैसे इसका पीछा ही नहीं छोड़ती। चलिए देखते हैं चैप्टर 2 में क्या बवाल मचने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक मैजिक इंजीनियरिंग ट्रेन से जो लाइन डि ब्रूनो की तरफ बढ़ रही है। हमारा एमसी, जिसे अब दुनिया लूगर चेरिश के नाम से जानती है, अपनी सीट पर बैठा अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। मैकियावेली, ये सिर्फ एक नाम था जो मुझे मेरी पिछली जिंदगी की यादों से मिला था। मैंने दुनिया भर में घूमते हुए कई नाम बदले, कई पहचानें बनाई, लेकिन हर बार मेरी पहचान मुसीबत ले आती थी। वो सोच ही रहा होता है कि वो प्रिंसेस फैक्शन की नजरों से बचकर निकल आया है कि तभी बूम! अचानक ट्रेन में एक जबरदस्त धमाका होता है। एक कोल्ड स्टील की ट्रेन में ऐसा एक्सीडेंट होना नामुमकिन था। लेकिन भैया, जहां हमारा एमसी हो वहां शांति कैसे रह सकती है? एमसी तुरंत समझ जाता है कि ये कोई मामूली डकैती नहीं है। हमलावर सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए हैं, उनका मकसद कुछ और है। वो सुसाइड बॉम्बर्स की तरह अपनी जान देने को तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रेन का प्रोटेक्शन मैजिक बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा गया है। तभी एमसी देखता है कि एक पैसेंजर जो दूसरों को बचाने का नाटक कर रहा है, असल में उन हमलावरों का ही साथी है। जैसे ही वो पैसेंजर एमसी पर हमला करने वाला होता है, एमसी उसे चुटकियों में पकड़ लेता है। तुम्हारी ये सस्ती एक्टिंग मुझ पर नहीं चलेगी। एमसी साफ समझ जाता है कि गद्दार ट्रेन के अंदर ही मौजूद थे। अब शुरू होता है असली एक्शन। लुटेरे अपनी बंदूकों से एमसी पर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लिक क्लिक बंदूकें चली नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एमसी ने अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उनके हथियारों को बेकार कर दिया है। लुटेरे हक्के बक्के रह जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक विज़र्ड है, और वो भी शायद 4th रैंक का ताकतवर जादूगर। एमसी जानता है कि सपोर्ट आने में टाइम लगेगा। वो खिड़की तोड़कर ट्रेन की छत पर कूद जाता है और मूवमेंट मैजिक का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लगता है।
लुटेरे उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं, लेकिन ये तो एमसी की चाल थी। उसने जानबूझकर उन्हें पीछे के डिब्बे में बुलाया और फिर क्रैक, उसने उस पूरे डिब्बे को ही मुख्य ट्रेन से अलग कर दिया। लुटेरे पीछे छूट गए और सोचने लगे कि चलो जान बची, वो भाग गया। लेकिन नहीं, हमारा एमसी कोई हीरो नहीं है जो माफ कर दे। वो वापस आता है। क्यों? क्योंकि उन लुटेरों ने उसका असली चेहरा देख लिया था। एमसी अपनी पहचान को राज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लुटेरे भीख मांगते हैं, दया की गुहार लगाते हैं, लेकिन एमसी कहता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब रहम की उम्मीद मत करो। और एक जबरदस्त मानावेव के साथ खेल खत्म। जब तक गोल्ड स्टील नाइट्स की फोर्स वहां पहुंचती है, सब कुछ शांत हो चुका होता है। एमसी अपनी जगह पर ऐसे बैठा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सबूत मिटा दिए हैं और अपनी पहचान बचा ली है। तो दोस्तों, ये था लूगर चेरिश का असली रूप, शांत, शातिर और बेहद खतरनाक। आपको क्या लगता है, क्या वो अकेडमी में अपनी पहचान छुपा पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। सीन शुरू होता है लीथविल्क स्टेशन पर। पुलिस ऑफिसर रेमलेस और नाइट्स की वाइस कैप्टन वेरोनिका डिविल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्हें शक है कि ट्रेन के अंदर किसी ने टेररिस्ट की मदद की थी, क्योंकि ट्रेन का डिफेंस इतनी आसानी से कैसे टूट गया। हमारा प्रोटैगनिस्ट यहाँ टेंशन में है। उसका प्लान था गिराड बनकर ट्रैवल करना, जो कि एक 40 साल का आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रोटैगनिस्ट का चेहरा तो बिल्कुल यंग है। अगर किसी ने ध्यान से देखा तो वो पकड़ा जाएगा और सीधा फांसी। लेकिन यहाँ हमारा एमसी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। जब वेरोनिका पैसेंजर लिस्ट चेक करती है तो वहाँ 2 नाम होते हैं, एक जेरार्ड और एक लूजा चलीसी। एमसी तुरंत एक नई कहानी बनाता है। वो कहता है, मैं जेरार्ड नहीं हूँ, मैं लडगर चेलिसी हूँ। और वो जेरार्ड बेचारा टेररिस्ट हमले में ट्रेन से नीचे गिर गया। भाई ने पूरा इल्जाम एक मरे हुए आदमी पर डाल दिया और खुद क्लीन चिट ले ली। नाइट्स को भी लगता है कि बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि उसने टेररिस्ट से लड़ाई की थी। जैसे ही वो लूगर चेलिसी नाम सुनती है, वेरोनिका का रिएक्शन बदल जाता है। क्या आप सोरेन एकेडमी के नए प्रोफेसर हैं? दोस्तों, सोरेन एकेडमी इस दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस मैजिक एकेडमी है। वहां का प्रोफेसर होना मतलब बहुत बड़ी बात है। वेरोनिका तुरंत रिस्पेक्ट मोड में आ जाती है और उसे एस्कॉर्ट करने का ऑफर देती है। एमसी सोचता है, चलो जान छुटी, अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और नई आइडेंटिटी बना लूंगा। वो वेरोनिका को टाटा बाय बाय बोलता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक कैरेज आती है। उसमें से एक आदमी निकलता है, विल्फर्ड। ये सोरेन एकेडमी का एम्प्लॉय है जो लूगर को पिक करने आया है। एमसी तुरंत समझ जाता है कि ये विल्फर्ड कोई आम ड्राइवर नहीं है। ये बंदा स्ट्रांग है, शायद एक फॉर्मर नाइट। अगर एमसी ने भागने की कोशिश की तो विल्फर्ड उसे पकड़ लेगा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूरी में हमारे एमसी को लूगर चेल्सी बनना ही पड़ता है। वो विल्फर्ड के साथ सोरेन एकेडमी पहुंचता है। और भाई, क्या एकेडमी है, ये तो पूरा महल लग रहा है। वहां वो मिलता है प्रिंसिपल एलिजा विलो से। एमसी अब फुली कमिट कर चुका है, मैं लूगर चेलिसी हूं। अब एक फेक आइडेंटिटी के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक मैजिक एकेडमी में सर्वाइवल शुरू। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 3। हमारा हीरो अब एक नकली प्रोफेसर बन चुका है। क्या वो पकड़ा जाएगा या स्टूडेंट्स को एक्चुअली पढ़ा पाएगा? जानने के लिए आने में दरबार को सब्सक्राइब करें, घंटा बजाएं और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है प्रिंसिपल को शक होगा? मिलते हैं। कहानी शुरू होती है प्रिंसिपल विलो के ऑफिस में। प्रिंसिपल हमारे एमसी को देखती है और कहती है, अरे प्रोफेसर, सुना है आप आतंकवादी हमले मतलब टेररिस्ट अटैक में फंस गए थे, अब ठीक तो है ना? हमारा एमसी बाहर से तो बिल्कुल शांत है, एकदम पोकर फेस। वो कहता है, जी मैं ठीक हूँ। लेकिन असली मजा तब आता है जब प्रिंसिपल उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखती है। भाई, सैलरी देखो, 30 इंपीरियल गोल्ड कॉइन्स, यानी कि अगर आज के ज़माने में देखें तो करीब $3 लाख USD, मतलब करीब 2.5 करोड़ रुपए। एमसी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। वो सोच रहा है, भाई ये तो जैकपॉट है, बस 2 साल यहाँ काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा और फिर रफू चक्कर। लेकिन बाहर से वो एकदम कूल बनकर कहता है, नॉट बैड, शर्तें ठीक हैं। वाह रे एक्टिंग। खैर, 3 हफ्ते बीत जाते हैं। हमारा एमसी अपनी क्लास की तैयारी कर रहा है। उसे लगता है कि उसकी नकली पहचान, फेक आइडेंटिटी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि असली लूगर का कोई परिवार या दोस्त नहीं था।
उसे लगता है वो सेफ है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एमसी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तभी एक अजीब सी औरत उसके पास आती है और वो उसे प्रोफेसर नहीं बल्कि फर्स्ट ऑर्डर बुलाती है। जी हाँ, ये उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है जिसका नाम है ब्लैक डॉन सोसाइटी। वो एमसी को असली लूगर, जो कि संगठन का एक बड़ा अधिकारी था, समझ रही है। डर और कॉमेडी का मिक्स एमसी के मन की बात के लिए। ये औरत बताती है कि उन्होंने एकेडमी के कई लोगों को मार डाला है और गद्दारों के हाथ पैर तोड़कर कुत्तों को खिला दिया। ये सुनकर हमारे एमसी की अंदर ही अंदर हवा टाइट हो जाती है। वो सोचता है, भाई ये लोग तो पागल हैं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो हमारा एमसी खेलता है अपना सबसे बड़ा दांव, द ग्रेट ब्लफ। वो उस औरत को डराने के लिए एकदम विलन वाले अंदाज में बात करता है। जब वो पूछती है कि अगली मीटिंग कब होगी, तो एमसी चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मैं फर्स्ट ऑर्डर हूं। जब मेरा मन करेगा तब मैं मिलूंगा, और आइंदा मुझे छोटी मोटी बातों के लिए परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। बेचारी वो औरत, वो इतना डर जाती है कि माफी मांगती है। उसे लग रहा है कि लूगर बहुत खतरनाक है, जबकि असली में हमारा एमसी सोच रहा है, बच गया साला। और स्टाइल में निकल जाता है हमारा नकली प्रोफेसर। अपनी एक्टिंग से तो बच गया, लेकिन कब तक? क्या होगा जब असली फर्स्ट ऑर्डर सामने आएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब ठोकिए एनिमे दरबार को और लाइक बटन को तोड़ दीजिए। पाठ चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है लूटगर के कमरे से। वो पुराने लूटगर के लेटर्स चेक कर रहा है और उससे कुछ अजीब मिलता है। ये लेटर्स नॉर्मल नहीं हैं, ये साइफर्स हैं। लूगर रियलाइज करता है कि ये आइडेंटिटी लूटगर चेरिश एक सेटअप था। ये आइडेंटिटी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि वो सीक्रेट सोसाइटी के लिए एकेडमी में स्पाई कर सके। और यहाँ होता है सबसे बड़ा खुलासा। वो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम ब्लैक डॉन सोसाइटी कहते हैं, उसकी 4 लेवल्स हैं: फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और 0 ऑर्डर। लूगर को पता चलता है कि एकेडमी में एक और फर्स्ट ऑर्डर का मेंबर छुपा हुआ है। अगर उसने लूगर को पहचान लिया तो गेम ओवर। लेकिन हमारा एमसी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो डिसाइड करता है कि वो दोनों साइड्स को प्ले करेगा। वो एकेडमी की पावर यूज करके सीक्रेट सोसाइटी को खत्म करवाएगा, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्लान सिंपल है, सरवाइव करो और पकड़े मत जाओ। सीन शिफ्ट होता है सोरेन एकेडमी के क्लासरूम में। स्टूडेंट्स के बीच नई गॉसिप चल रही है नए प्रोफेसर के बारे में। यहाँ हमें पता चलता है फ्लोरा के बारे में, एक जीनियस स्टूडेंट जिसने पिछले प्रोफेसर की गलती निकालकर उसे रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया था। स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नया प्रोफेसर कैसा होगा, क्या वो भी फ्लोरा के सामने टिक पाएगा या वो बस एक फॉलन एरिस्टोक्रेट है। तभी दरवाज़ा खुलता है और एंट्री होती है प्रोफेसर लूगर चेरिश की। उसकी चाल, उसका ऑरा, सब कुछ इतना सीरियस है कि पूरी क्लास शांत हो जाती है। लूगर आते ही बॉम्ब फोड़ता है। वो कहता है, मैं थियोरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, वो कहता है कि उसकी क्लास में सिर्फ सीनियर्स ही नहीं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स शॉक में हैं। उन्हें लगता है ये प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग है, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है। लूगर मनी मन सोच रहा है, प्लीज मेरी क्लास में मत आना। हाँ, आपने सही सुना। वो जानबूझकर स्टूडेंट्स को डरा रहा है ताकि कम बच्चे क्लास ज्वाइन करें और उसे कम काम करना पड़े। वो बस अपनी लाइफ इजी बनाना चाहता है, लेकिन उसका ये स्ट्रिक्ट एक्ट उसे और भी ज्यादा कूल और मिस्टीरियस दिखा रहा है। क्लास खत्म होती है पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। लुगर को लगता है उसने शायद ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया या स्टूडेंट्स उसे इग्नोर कर रहे हैं। जब वो बाहर निकलता है तो उसे मिलती है एक और नई प्रोफेसर, सेलिना। वो बेचारी फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, पर लूगर का मूड अभी भी मैं डेंजरस हूं वाला ही रहता है। तो दोस्तों, लूगर का ये प्लान कि बच्चों को डराकर भगा दूं, क्या काम करेगा? या फ्लोरा जैसे जीनियस स्टूडेंट्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? ये जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना। प्रोफेसर्स की मीटिंग से यहाँ हमें कुछ नए चेहरे मिलते हैं। ब्रिनो जो गोलम समनिंग का इंचार्ज है और मेरिल्डा जो कर्सेस एंड डिस्पेलिंग पढ़ाती हैं। सब मजे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे विलन टाइप प्रोफेसर की। नाम है क्रिस बेनिमोर। भाई साहब नोबल हैं, तो एटीट्यूड तो 7वें आसमान पर होगा ही। ये आते ही बाकी प्रोफेसर्स को कॉमनर्स और फॉलन नोबल बोलकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्लास शुरू हुई नहीं और पॉलिटिक्स पहले चालू।
लेकिन हमारे लूगर भाई, वो एकदम कूल हैं। उन्हें इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, अपनी पहली क्लास। अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था। लूगर ने सोचा था कि उसकी क्लास में मुश्किल से 30 बच्चे आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही वार्निंग दी थी कि उसकी क्लास एक हेल होल होगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, बूम, 80 सीट्स की क्लास पूरी खचाखच भरी हुई। फर्स्ट ईयर से लेकर सीनियर्स तक सब वहां मौजूद है। लूगर अंदर से सोच रहा है कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो डराया था। ये सब इम्प्रेस होकर आ गए। दरअसल र्यूमर्स फैल गए थे कि लूगर एक पूर्व मिलिट्री ऑफिसर है और 4th रैंक का सबसे यंगेस्ट मेज है। अब स्टूडेंट्स को लगा कि यहाँ कुछ तूफानी सीखने को मिलेगा। लूगर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बम फोड़ा। वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 मेजर स्पेशलाइजेशन पढ़ाएगा: रिलीज, टेलीकिनेसिस, एलिमेंटल और रीइंफोर्समेंट। आमतौर पर एक प्रोफेसर 1 या 2 ही पढ़ा पाता है, लेकिन लूगर ने कहा, मैं सब पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हुआ। फ्लोरा और बाकी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को लगा कि ये प्रोफेसर बस फेंक रहा है। 4 सब्जेक्ट्स एक साथ? नामुमकिन। इस शक को मिटाने के लिए लूगर ने एक डेमो देने का फैसला किया। उसने चुना फ्लटरिंग फ्लेम, एक 3rd टियर का स्पेल। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है कि वो जादू कर रहा है। ट्विस्ट ये है कि उसने दावा किया, मैं इस स्पेल को 3 गुना तेजी से कास्ट करके दिखाऊंगा, वो भी बिना टेक्निक को बदले। जादू की दुनिया में कास्टिंग स्पीड बढ़ाना मतलब स्पेल को बदलना होता है, लेकिन लूगर कह रहा है कि वो सोर्स कोड यानी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को छेड़े बिना ये करेगा। स्टूडेंट्स, खासकर सीनियर्स की हालत खराब है। वो सोचें ये पागल है या जीनियस। सीन स्टार्ट होता है क्लास के बीच में। फ्लोरा लूमॉस, जो एक सोफोमोर यानी 2nd ईयर स्टूडेंट है और लूमॉस फैमिली की बेटी है, वो प्रोफेसर के मेथड को इम्पॉसिबल बोल देती है। उसका कहना है कि कास्टिंग टाइम कम करना एग्जिस्टिंग फॉर्मूलाज के हिसाब से नामुमकिन है। वो कहती है कि आज तक किसी जीनियस ने भी ऐसा नहीं किया, तो आप कैसे करोगे? लेकिन हमारे प्रोफेसर, वो अलग ही लेवल पर है। प्रोफेसर फ्लोरा को समझाते हैं कि मैजिक स्टैग्नेंट हो चुका है क्योंकि लोग पुराने कस्टम्स में फंसे हैं, जबकि साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि वो अब मैजिक को टक्कर दे रहा है। वो क्लियर करते हैं कि साइंस मैजिक से बेहतर नहीं है, लेकिन मैजिक में भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। प्रोफेसर सिर्फ बातों में विश्वास नहीं रखते। वो फ्लोरा को स्टेज पर बुलाते हैं और कहते हैं, फ्लटरिंग फ्लेम स्पेल कास्ट करके दिखाओ। फ्लोरा कॉन्फिडेंट है। वो स्पेल कास्ट करती है 4.78 सेकंड्स में। स्टूडेंट्स हैरान हैं। एक 2nd ईयर स्टूडेंट के लिए ये स्पीड बहुत तेज है। यूजुअली एक 3rd रैंक्ड विज़र्ड को 4.41 सेकंड्स लगती हैं। फ्लोरा की टेक्निक परफेक्ट थी, लेकिन प्रोफेसर का रिएक्शन? वो बोलते हैं, ये अभी भी बहुत स्लो है। फ्लोरा गुस्से में आ जाती है। क्या? 4.41 सेकंड्स तो लिमिट मानी जाती है और आप कह रहे हैं स्लो है? प्रोफेसर कहते हैं, ध्यान से देखो। अब बारी है प्रोफेसर की। प्रोफेसर ने हाथ उठाया, एक हल्की सी रोशनी हुई और बूम, स्पेल कंप्लीट। स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। कोई प्रोसेस नहीं, कोई लंबा मंत्र नहीं, बस एक झटका और आग तैयार। प्रोफेसर रिवील करते हैं, मैंने ये स्पेल सिर्फ 0.24 सेकंड्स में कास्ट किया। स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। कहाँ 4 सेकंड और कहाँ 0 सेकंड से भी कम। प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने पुराने तरीके से नहीं बल्कि एक नए मेथड से ये किया, जिसे वो कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है? प्रोफेसर समझाते हैं कि मैजिक एक सॉफ्टवेयर की तरह है। विज़र्ड इज हार्डवेयर, माना इज डेटा, टेक्निक इज प्रोग्राम। अगर आप कॉस्ट इनपुट करते हो तो रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए, बिना किसी लंबे प्रोसेस के। ये है मैजिक का नया फ्यूचर। अब आता है ट्विस्ट। प्रोफेसर फ्लोरा की तरफ मुड़ते हैं, तुमने मेरी क्लास इंटरप्ट की अपनी प्रेजुडिस की वजह से, इसलिए 10 पेनल्टी पॉइंट्स। क्लास में सन्नाटा छा गया। फ्लोरा लूमोस को पेनल्टी? लेकिन अगले ही पल प्रोफेसर मुस्कुराते हैं, लेकिन तुम्हारी टेक्निक परफेक्ट थी, इसीलिए 10 अवार्ड पॉइंट्स। पेनल्टी और रिवॉर्ड कैंसिल। फ्लोरा की इज्जत भी बच गई और लेसन भी मिल गया। सीन स्टार्ट होता है कॉरिडोर में, जहां बैरन फेलियो का बेटा जेविन अपने नोबल होने का राग अलाप रहा है। बेचारा आइडन बस वहां से गुजर रहा था, पर जेविन का ईगो हर्ट हो गया क्योंकि आइडन ने उसे इग्नोर कर दिया। जवान चिल्लाता है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एडन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक दमदार आवाज आती है, ट्राई इट। मैंने कहा कोशिश करके देखो। ये है लियो। लियो ने जेवन को सीधा चैलेंज कर दिया। वो कहता है, यहाँ सोरेन में अगर तुमने हमला किया तो नोबल हो या किंग, बच नहीं पाओगे। देख नहीं रहे आसपास कितने लोग हैं। जेवन की हवा वहीं निकल गई। वो डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। एडन ने लियो को थैंक यू कहा, पर लियो अपना कूल डूड एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, मैंने तेरे लिए नहीं किया, मुझे बस वो नोबल पसंद नहीं आया। लियो एडन को वार्न करता है कि सोरेन एकेडमी कोई सिंपल जगह नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे पंगा लेना मौत को दावत देना है। उसने 3 बड़े नाम बताए। फ्लोरा ल्यूरोमोस, सेकेंड ईयर की जीनियस, पर उसका एटीट्यूड, उफ। कहते हैं पिछले टीचर ने इसकी वजह से ही जॉब छोड़ दी की। एलेंडेल वॉन एक्सिलियोन, एम्पायर की तीसरी राजकुमारी, इससे दूर रहना ही बेहतर है। फ्रॉइडन वॉलबर्ग दुकाल फैमिली का वारिस और नोबल्स के सबसे बड़े ग्रुप का लीडर। वो कॉमनर्स को कीड़े मकोड़े समझते हैं। मतलब साफ है, एडन बेटा बच के रहना, यहाँ हर मोड़ पर खतरा है। अब चलते हैं अपने मेन हीरो प्रोफेसर लूगर की तरफ। वो अपने नए मैजिक सोर्स कोड के बारे में सोच रहा है। लूगर रियलाइज करता है कि ये दुनिया 19वीं सेंचुरी अर्थ जैसी है। यहाँ मैजिक तो है पर साइंस पीछे है। इसलिए उसने साइंस और मैजिक को मिलाकर सोर्स कोड बनाया। वो सोचता है, स्टूडेंट्स का रिएक्शन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अच्छा था, पर अगर मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता तो मुझे और तैयारी करनी होगी। सिर्फ सोर्स कोड से काम नहीं चलेगा। जैसे ही लूगर अपने ऑफिस का दरवाजा खोलता है, सरप्राइज! प्रिंसिपल वहां पहले से उसका इंतजार कर रही थी। प्रिंसिपल हंसती है, प्रोफेसर लूगर, आप तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए। बाकी नए प्रोफेसर्स तो भूत देखने जैसा डर गए थे। लूगर बिल्कुल काम रहता है, पर अंदर ही अंदर वो डर रहा है। क्या इससे मेरे सीक्रेट सोसाइटी वाले कनेक्शन का शक हो गया है, या ये बस माइंड गेम्स खेल रही है? प्रिंसिपल बात घुमाती है और कहती है, मैंने सुना आपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी अपनी क्लास में अलाउ किया। वहाँ प्रिंसेस भी है, तो जरा संभल कर रहना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जाते जाते प्रिंसिपल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो किसी से पूछती है, कैसा लगा, क्या लूगर भरोसेमंद है? मतलब प्रिंसिपल की नज़र लूगर पर बनी हुई है, वो अभी भी उससे टेस्ट कर रही है। प्रिंसिपल अपने भरोसेमंद मिस्टर विल्फर्ड से बात कर रही हैं। वो कहती हैं, मुझे अभी तक पक्का नहीं पता, लेकिन लूगर पर शक तो है। मजे की बात यह है कि प्रिंसिपल ने लूगर पर अपना वास्कानिया इस्तेमाल किया था, जो किसी भी कमजोर जादूगर को तुरंत झुका देता। लेकिन लूगर, भाई साहब, वो टस से मस नहीं हुए। प्रिंसिपल भी हैरान है। वो सोच रही हैं कि या तो ये बंदा बहुत सख्त है, या फिर ट्रेन हादसे के दौरान असली लूगर बदल दिया गया है। यानी उन्हें शक हो गया है कि ये कोई बहरूपिया हो सकता है। लेकिन मिस्टर विल्फर्ड को लगता है कि लूगर, चाहे जो भी हो, एक साधारण आदमी नहीं है और फिलहाल के लिए भरोसेमंद है। दूसरी तरफ हमारे लूगर भाई अपने कमरे में रिलैक्स कर रहे हैं, या कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लग रहा है। अंदर ही अंदर उनकी भी हालत थोड़ी टाइट है। वो सोचते हैं, प्रिंसिपल ने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन क्या वो सच में मानी है? उन्हें डर है कि फ्लोरा लूमस को पनिशमेंट देने की वजह से कहीं लूमस फैमिली उनके पीछे न पड़ जाए। प्रिंसिपल अपने भरोसेमंद मिस्टर विल्फर्ड से बात कर रही हैं। वो कहती हैं, मुझे अभी तक पक्का नहीं पता, लेकिन लूगर पर शक तो है। मजे की बात यह है कि प्रिंसिपल ने लूगर पर अपना वास्कानिया इस्तेमाल किया था, जो किसी भी कमजोर जादूगर को तुरंत झुका देता। लेकिन लूगर, भाई साहब, वो टस से मस नहीं हुए। प्रिंसिपल भी हैरान है। वो सोच रही हैं कि या तो ये बंदा बहुत सख्त है, या फिर ट्रेन हादसे के दौरान असली लूगर बदल दिया गया है। यानी उन्हें शक हो गया है कि ये कोई बहरूपिया हो सकता है। लेकिन मिस्टर विल्फर्ड को लगता है कि लूगर, चाहे जो भी हो, एक साधारण आदमी नहीं है और फिलहाल के लिए भरोसेमंद है। दूसरी तरफ हमारे लूगर भाई अपने कमरे में रिलैक्स कर रहे हैं, या कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लग रहा है। अंदर ही अंदर उनकी भी हालत थोड़ी टाइट है। वो सोचते हैं, प्रिंसिपल ने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन क्या वो सच में मानी है?
उन्हें डर है कि फ्लोरा लूमस को पनिशमेंट देने की वजह से कहीं लूमस फैमिली उनके पीछे न पड़ जाए। वो फिर स्टूडेंट्स की फाइल्स चेक करते हैं और एक लड़के की फोटो देखकर उन्हें कुछ याद आता है, शायद कोई पुराना कनेक्शन। खैर, लूजर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी प्रोफेसर वाली एक्टिंग जारी रखेंगे, क्योंकि अगर उनकी असली पहचान ब्लैक डॉन का मेंबर बाहर आई तो जान का खतरा है। अगले सीन में लूगर पेट्रोलिंग पर निकलते हैं और भाई साहब एक अकेडमी बिना बुलिंग के कैसे चल सकती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में एक अमीर घमंडी लड़की लेडी डायनेमा अपनी सहेलियों के साथ एक कॉमनर लड़की को तंग कर रही है। डायनेमा चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? घुटने टेको और माफी मांगो। वो कॉमनर लड़की भी कम नहीं है, वो साफ कह देती है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड सबके लिए है। इस बात पर डायनेमा का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उस पर जादू से हमला करने वाली होती है। तभी एंट्री होती है हमारे अंडरकवर प्रोफेसर की। लूगर वहां आकर डायनेमा को रोक देते हैं। माहौल एकदम शांत। लूगर की आवाज में वो वजन है जो किसी को भी डरा दे। वो साफ शब्दों में कहते हैं, सोरेन में स्टेटस या खून से रैंक तय नहीं होती, यहाँ सब बराबर हैं। भाई क्या लाइन बोली है, एक क्वालिटी का पाठ पढ़ा दिया सीधे। लेकिन डायनेमा की अकल ठिकाने नहीं आई। गुस्से में वो लूगर को ही कह देती है, तुम तो बस एक गिरे हुए रईस, फॉलन एरिस्टोक्रेट हो। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। लूगर पलटते हैं। उनकी आंखों में वो खौफ है कि सामने वाले की रूह कांप जाए। वो बस इतना पूछते हैं, तुमने अभी क्या कहा? सीन वहीं से शुरू होता है जहां पिछले चैप्टर में एक एरोगेंट नोबल स्टूडेंट ने रडगर को फॉलन नोबिलिटी बास्टर्ड कहा था। सबको लगा रडगर गुस्सा करेंगे, लेकिन हमारे प्रोफेसर का स्टाइल ही अलग है। रुडिगर ने बिल्कुल शांति से कहा, हाँ, मैं एक गिरा हुआ नोबल हूं, तुमने सही कहा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखा दी, लेकिन ये क्योन अकेडमी है और मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। तुम्हारा ये स्टेटमेंट मेरे राइट्स को चैलेंज करता है। देखा आपने, बिना चिल्लाए अगले की बोलती बंद कर दी। रुडिगर ने उस स्टूडेंट को बच्चा समझकर वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन क्लासमेट रेने को बुली करने के लिए सजा भी दी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। क्लास की स्टूडेंट रेने हैरान रह जाती है कि रुडिगर को उसका नाम याद था। इतनी सारी स्टूडेंट्स में एक आम कॉमनर का नाम याद रखना। रेने को रियलाइज होता है कि रुडिगर दिखने में स्कैरी है पर दिल के बुरे नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे ही रुडिगर अकेले होते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत अपनी दवाई मेडिसिन खाते हैं। असल में वो स्टूडेंट से बात करते वक्त जबरदस्त दर्द में थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। उनके पास सिर्फ 5 दिन की दवाई बची है और अगर दवाई खत्म हुई तो उनका राज खुल सकता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उस आदमी से मिलना होगा। इसके बाद एंट्री होती है प्रोफेसर सेलिना की। वो रुडिगर को वेयरवुल्फ के बारे में बताती हैं जो छतों पर देखा गया है। ये थियोन की 7 गोस्ट स्टोरीज में से एक है। जब रुडिगर कहते हैं कि सेलिना को काफ़ी नॉलेज है तो वो शर्मा जाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने बस स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च की थी, उन्हें भूत प्रीतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। झूठ बोल रही हैं। सेलिना रुडिगर के सोर्स कोड मैजिक की भी तारीफ करती हैं और उन्हें वार्न करती है कि बाकी प्रोफेसर्स जैसे क्रिस बेनीमोर उनसे जलते हैं और उनका मैजिक चुरा सकते हैं। रात होती है। रुडिगर अकेले जा रहे हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो रुकते हैं, सराउंडिंग स्कैन करते हैं। अचानक हमला होता है, लेकिन रुडिगर तो रुडिगर हैं, वह बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते। वो अटैकर से कहते हैं, काफी देर लगा दी तुमने आने में। और वो अटैकर कौन निकला? वो है हंस। वो रुडिगर को बड़े भैया कहकर बुलाता है। दोस्तों, लगता है रुडिगर की पास्ट लाइफ का कोई साथी वापस आ गया है। क्या हंस मदद करने आया है या परेशानी बढ़ाने? इसका पता तो अगले चैप्टर में चलेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और एनिमे दरबार को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये मानवा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। तब तक के लिए सायोनारा।